Hello everyone. Today we are going to start our new chapter. The name of this chapter is Kingdom Animalia. So in this chapter we are going to study the classification of the animal, on which criteria or on the basis of which criteria the animals are classified. सबसे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर जो हुआ है उसमें ये चीज़ पता ही चल चुकी है कि क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ क्लासिफिकेशन. बट फिर भी आई विल गिव यू वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आपको एक बुक के लिए टीचर ने आपको एक रूम में भेजा है जहाँ पर उन्होंने कहा आपसे कि आप जाओ और 11th साइंस की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक लेकर के आओ. आप उस क्लासरूम में जाते हो, वहाँ पर उस रूम में पूरे बहुत सारे बुक्स जो है उसी तरीके से अनअरेंज एक दूसरे के एक के ऊपर एक पूरी रखी हुई है. तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि वहाँ से आप उस बुक को निकालो और लेकर के आओ. मे बी आप उस बुक को निकालने में एक लिमिटेड पीरियड में सक्सेसफुल भी ना हो पाओ. एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक लाइब्रेरी की बात करते हैं, वहाँ पर आपको पता है एट ए टाइम बहुत सारे बुक्स होते हैं, 1000 lakhs में भी बुक होते हैं, बट आपको जो भी रिक्वायर्ड बुक चाहिए होती है वो आप कुछ ही देर में, विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको वो बुक मिल जाती है. क्यों? क्योंकि उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके सिस्टमैटिकली क्या किया जाता है, रखा जाता है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू गो एंड गेट दैट बुक. आप बहुत इजीली उस बुक को लेकर के आ सकते हो. तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आती है कि अगर किसी चीज़ को हम सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो हमें उसको सर्च करने में, उससे नॉलेज लेने में या उससे बेनिफिट लेने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसानी हो जाती है. तो सिमिलरली अगर हम क्लासिफिकेशन की भी बात करते हैं, तो हम जो भी क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की करते हैं, तो वो क्यों की जाती है? वो इसीलिए की जाती है ताकि उसकी स्टडीज आपके लिए इजी हो जाए, उससे जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो बेनिफिट्स लेना हमारे लिए इजी हो जाए, हमको फाइलोजेनी समझने में आसानी हो और हर चीज उससे हमारे लिए आसान हो जाती है. तो ये क्लासिफिकेशन भी रैंडम नहीं होता है, उसके लिए कुछ सेट रूल होते हैं. जैसे कि आप लाइब्रेरी में जाते हो बुक सर्च करने के लिए, तो वहां पर आपको साइंस सेक्शन की बुक अलग मिलेगी, कॉमर्स की बुक अलग मिलेगी, आर्ट सेक्शन की बुक्स अलग मिलेगी. इन द साइंस सेक्शन ऑल्सो केमिस्ट्री बुक्स अलग होंगी, बायोलॉजी बुक्स अलग होंगी, यानी कि हर एक का अलग अलग सेक्शन जो होगा वो होगा. जैसे कि एक स्कूल होता है, उसमें अलग अलग ग्रेड होते हैं, नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक सबके क्लासरूम्स अलग होते हैं, हर एक क्लास की डिविजन्स होते हैं, अलग अलग टीचर्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है. ऑर्गेनाइज करने का मतलब यही होता है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ सके, उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सके. तो उसी तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको भी क्लासिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम उनकी स्टडीज को अच्छे से कर सके. तो एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है. वो क्राइटेरिया क्या है, आज के लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं. सो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको देखना होगा कि एनिमल की जो बॉडी है वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है. क्या है डिटेल में हम इसको देखने वाले हैं. एनिमल बॉडी प्लान कैसा है वो भी हमको देखना होता है. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सेक प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, फिर एनिमल बॉडी सिमेट्री कैसी है, बॉडी कैविटी क्या है, कितने जर्म लेयर्स है, सेगमेंटेशन है कि नहीं है, नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है इसकी हमको स्टडी करनी होती है. और उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है ग्रेड्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 levels. एनिमल की जो बॉडी होती है उसमें जो सेल्स होती है, सेल्स क्या होते हैं आप सबको पता है. कोई भी एनिमल जो है उसकी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की ही बनी हुई है. कुछ यूनिसेल्यूलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्यूलर होते हैं. एनिमल्स तो यूनिसेल्यूलर नहीं होते हैं, वो तो मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं.
तो जो भी सेल्स होते हैं वो अपने आप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बेस पर क्या किया जाता है, एनिमल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है पोरीफेरा। पोरीफेरा सबसे सिंपलेस्ट टाइप के एनिमल्स होते हैं जो आपको वाटर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर कैसा होता है कि जितने भी पोरीफेरन्स होते हैं, ऑल द पेरिफेरन्स आर मल्टी सेल्यूलर। वो मल्टी सेल्यूलर तो होते हैं बट उनके सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो लोकल सेल्स में ही रह जाते हैं। सेल्स कंबाइंड होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन जो है उनमें नहीं होता है। तो ऐसे ही जो ये सिर्फ पॉलीफेरन्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर दो दे आर मल्टी सेल्यूलर बट देर इज नो टिश्यू फॉर्मेशन, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड कैटेगरी इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये सारे कंबाइंड होकर के क्या करते हैं, ये मल्टी सेल्स जो होते हैं ये कंबाइंड होते हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बट ऑर्गन फॉर्मेशन यहाँ पर भी अभी इतना क्लियर नहीं होता। एग्जाम्पल्स हैं इनके नीडेरियंस एंड टीनोफोर्स। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो होते हैं टिश्यूज जो होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एंड ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, एक साथ में कंबाइंड होते हैं, एसोसिएट होते हैं और एंड दे फॉर्म दी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेट्स तक, इंक्लूडिंग ह्यूमन आल्सो, सो वी ऑल हैव दिस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हेन यू आर डूइंग अ क्लासिफिकेशन, आपको एक चीज जो सबसे पहले ध्यान में रखनी होगी वो क्या है, ध्यान में रखना है कि ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या वो सेल्यूलर है, अगर कोई एनिमल आपको मिलता है उसमें सिर्फ सेल है, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है, पॉलीफेरा से बिलोंग करता है। अगर टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है बट देयर इज नो ऑर्गन फॉर्मेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो या तो नीडेरियन से होगा या टीनोफोर से होगा। और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट्स तक और किसी भी फाइलम में हो सकता है। फिर उसके और कैरेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। Next is the animal body plan. So there are three types of body plan. The first one is the cell aggregate body plan. In this body plan, cell do not form tissue or organ. जैसा मैंने पहले ही बताया है, ये जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ऐसा ही होता है, सेल से टिश्यू नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीफेरन्स जो है उनमें मिलता है। यहाँ पर लेबर डिवीजन जो है बहुत ज्यादा आपको कम देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट जो आता है, एक चीज और सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में आपको ध्यान रखना है कि सेल एग्रीगेट प्लान में कैसा होता है, जहाँ से भी फूड वगैरह की एंट्री होती है, मतलब एग्जिट वगैरह भी होती है, मतलब एक प्रॉपर इनके पास में क्या होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है अलग से, ऑर्गन सिस्टम या ऐसी कोई चीज जो होती है इनके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट होता है ब्लाइंड बॉडी सेक प्लान। व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्लाइंड बॉडी सेक प्लान, ये जो बॉडी प्लान होता है बॉडी सेक के जैसी होती है, जहाँ पर सिंगल ओपनिंग डाइजेशन के लिए, ये एक सिंगल ओपनिंग होगी, यहीं से इंजेक्शन ऑफ द फूड भी होगा, फूड जो भी खा रहे हैं वो यहीं से एंट्री होगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसके रिमूवल के लिए भी ये एक ही एंट्री होगी। ठीक है, सो इजेशन और इंजेक्शन दोनों जो है वो कैसा होगा, सेम प्लेस से होगा, सेम जगह से होगा। So this is known as the blind body cell plan, and the example is members of phylum Cnidaria. Coelenterata जो phylum है जिसको आगे आप और डिटेल में पढ़ोगे, तो उसके जितने भी एनिमल्स हैं they have a blind body cell plan. The third one is the tube within tube body plan. जितने भी हायर एरेलिडा से लेकर के आगे तक के जो भी आप एनिमल्स को पढ़ेंगे उनके अंदर tube within tube body plan होता है. What is tube within tube body plan? There is a separate opening for the ingestion of the food and for the ingestion of the digestive system जो होता है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर complete होता है with the two separate opening. ठीक है, this one is the mouth for the ingestion and for the ingestion of the food there will be anus. ठीक है, the next criteria for the body symmetry for the classification is the symmetry. ठीक है,
It is the arrangement of similar body parts on two sides of main axis of based on the symmetry. Animals are of two type, animal asymmetrical and symmetrical. What is asymmetrical and symmetrical? For example, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ये एक स्पॉन्ज है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू दी पोरिफेरा। आप इसको किसी भी प्लेन से, किसी भी एक्सिस से कट करके देख लो, आपको किसी भी एक्सिस से कट करने पर बॉडी के दोनों साइड में इक्वल पार्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसा जो होता है बॉडी प्लान, इसे असिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल में कैसा होता है, बॉडी को किसी भी एक एक्सिस से कट करने पर चांसेस होते हैं कि आपको क्या मिलेगा, इक्वल पार्ट। जैसे कि यहाँ पर एक आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर इसको लेटरल कट देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो दोनों साइड में आप क्या देखोगे कि आपको इक्वल बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, इक्वल हाफ्स मिलते हैं। तो दिस इज नोन एज द सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, समझ में आया। तो सिमेट्रिकल बॉडी जो है ये भी दो टाइप के होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल कैसा होता है, अगर आप सेंट्रल एक्सिस से कट करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, तो आपको दोनों साइड में कैसा होगा, इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। और बायलेटरली में कैसा होगा, अगर आपको राइट एंड लेफ्ट में क्या होता है, आपको इक्वल पार्ट मिलते हैं अगर आप लेटरल कट यहाँ पर करते हो तो। The next category for the classification is the coelom or the body cavity. It is the cavity lined by the mesoderm. It is between the body wall and the gut wall. ठीक है, अभी ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये जैसे कि ये एक, मान लीजिए कि ये एक एनिमल की बॉडी, ठीक है, ये यहाँ पर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो पार्ट आपको शो हो रहा है, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच का ये जो हिस्सा है, ठीक है, दिस इज नोन एज द सिलोम और द बॉडी कैविटी, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा है सिलोम सेपरेट्स द मसल ऑफ गट एंड द बॉडी वॉल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कैविटी। दोनों साइड जो कैविटी होगी यहाँ पर मेसोडर्म प्रेजेंट होगा। तो ये जो सिलोम होता है, इस सिलोम के बेस पर भी क्या किया गया है, तीन कैटेगरीज में क्या किया गया है एनिमल को, मतलब देयर आर 3 टाइप ऑफ सिलोम्स जिसके बेस पर एनिमल को क्लासिफाई आप कर सकते हो। Acoelomate, no coelomate, the space between the body wall and digestive cavity is filled with a matrix, ठीक है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है acoelomate में क्या होगा, यहाँ पर सारे कैसे होंगे, मैट्रिक्स फिल होगा, पेरेंकाइमस सेल्स वगैरह फिल होंगे, देयर विल बी नो स्पेस, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थ्स में इस तरीके का आपको सलोम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो असिलोमेट, असिलोमेट में जैसे कि ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, बीच में आप यहाँ पर देख सकते हो सारे जो है सेल्स भरे हुए हैं, तो देयर इज नो स्पेस के यहाँ पर कोई और ऑर्गन वगैरह जो है हम लोग अरेंज कर सकें, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट फॉल्स सिलोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर बॉडी कैविटी में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है, ठीक है, और यहाँ पर आपको बीच बीच में स्कैटर्ड कैसे दिखेंगे, आपको कुछ सेल्स या फिर पाउचेस जो है वो आपको नजर आएंगे, कुछ स्पेस भी होगा और कुछ जगह पर कैसा होगा, स्कैटर्ड पाउचेस आपको नजर आएंगे। दिस इज नोन एज द pseudocylement. The example is the Ascalminx. जब हम phylum Ascalminx के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको pseudocylement के बारे में, वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, pseudocylement जो है वो बॉडी कैविटी होती है उनकी, या सिलोम जो होता है वैसा होता है। ट्रू सिलोमेट्स कैसा होता है, यहाँ पर जो बॉडी वॉल होती है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनके बीच की जो कैविटी होती है, ठीक है, ये बिल्कुल भी कैसी होती है, ओपन होती है, स्पेस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सिलोम जो रहता है इसलिए किससे लाइंड होता है, पेरिटोनियल लेयर से लाइंड होता है, और यहाँ पर सिलोमिक फ्लूइड जो होता है प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो मतलब प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल एनालिडा से लेके कॉर्डेट्स तक सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिलोम से बिलोंग करते हैं। फंक्शन ऑफ द सिलोम, सिलोम का फंक्शन क्या होता है, it accumulates the visceral organ. Coelomic fluid reduces the friction between the visceral organ. It acts as a
शॉक एब्जॉर्बर। अब ना ये चीज क्या होती है समझो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं डस्टर की और पाउच की। वो पाउच जिसमें आप अपने पेन पेंसिल ये सारी चीजों को रखते हो, ठीक है। अगर मैं आपको एक इरेजर देती हूँ, पेंसिल देती हूँ, शार्पनर देती हूँ और पेन देती हूँ और आपको कहती हूँ कि कीप इट इन अ डस्टर, यू वोंट बी एबल टू कीप इट इन अ डस्टर। क्यों? बिकॉज देर इज नो एम्प्टी स्पेस जहाँ पर हम रख सके अपनी ये सारे स्टेशनरी को। बट जो पाउच होगा वो पाउच कैसा होगा, देयर विल बी अ एम्प्टी स्पेस जहाँ पर हम ये सारी चीजों को रख सकते। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। जो सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं, वहां पर बॉडी कैविटी और ये जो सपोज ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेस होता है ये खाली होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस की वजह से जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं। विसरल ऑर्गन किसको बोलते हैं? जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं इंक्लूडिंग हार्ट, किडनी, लंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो सारे जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? इसी स्पेस में जो होता है प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो सिलोमिक फ्लूइड होता है तो वो कैसा होता है? विसरल ऑर्गन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता है और ये शॉक जो होता है वो भी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर शॉक एब्जॉर्बर ऑल्सो। The next criteria for the classification is the germinal layer, embryonic layer, ठीक है। अब जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जैसे कि एक सेकेंड, दिस इज एग, दिस वन इज द स्पर्म, ठीक है। The union of these two cells will form a zygote, ठीक है। This zygote is going to form the new life, ठीक है। ये जो जाइगोट होगा इसके अंदर सेल डिवीजन होता है, 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स जो होते हैं बनते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, ब्लास्टूला, मोरूला, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इनके अंदर। तो ये सारे स्टेजेस से होने के बाद में एम्ब्रियो एक स्टेज में आता है जहाँ पर ये एम्ब्रियो की जो सेल्स होते हैं ना, ये डिवाइड होकर के मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। तो ये अपने आप को लेयर्स में क्या करते हैं? अरेंज कर लेते हैं। These layers are known as the germinal layer, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? germinal layer. These are the layers of embryo from which all the body organs are formed. तो यहाँ पर आप जो germinal layers देखते हो, ये germinal layers से ही कैसा होता है? अलग अलग जो होते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। तो 3 लेयर यूजुअली, मतलब अगर हम एडवांस एनिमल्स की या हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो 3 लेयर होती है। आउटर एक्टोडर्म, इनर मिडल वाली मेसोडर्म और इनर इज द एंडोडर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ द जर्मिनल लेयर आल्सो द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं? जिनमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, आउटर एक्टोडर्म होगा और इनर एंडोडर्म होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कैसा होता है कि जो स्पेस होगा वहां पर जेली लाइक लेयर होती है जिसको मीजोग्लोइया बोलते हैं। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें 3 लेयर नहीं बनती, सिर्फ 2 जर्माइनल लेयर बनती है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, निडेरिया एंड टिनोफोरा। डिप्लोब्लास्टिक जो मैंने आपको बताया 3 लेयर होगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेटा, ये सारे जो है ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। यही जो लेयर्स होती है आगे जाकर के ब्रेन, किडनी और जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर है, जो भी चीजें, ये सारे अलग अलग लेयर्स जो होते हैं, इन ये अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बनाना स्टार्ट करते हैं। सेगमेंटेशन, द लास्ट क्राइटेरिया और सेकेंड लास्ट क्राइटेरिया क्या है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेसिस पर भी क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है एनिमल्स को, ठीक है। ये जैसे एनिमल की बॉडी होती है, आप अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो एस्केरिस का। तो ये जो एस्केरिस है, ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर भी आप अगर देखते हो तो आपको ये जो है ऐसे सेगमेंट्स दिखेंगे। बट ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सुपरफिशियल सेगमेंट्स होते हैं, इंटरनली नहीं डिवाइड करते। बट अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो इसकी बॉडी के ऊपर, या कॉकरोच की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो सेगमेंट्स होते हैं ना, इसकी वजह से इंटरनली भी बॉडी डिवाइड होती है। ये सेगमेंट्स जो होते हैं इंटरनली बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे उनकी प्लेसमेंट में कैसे होता है, ये इफेक्ट करता है, उनका रूल होता है। ऐसा सेगमेंट जो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों बॉडी को डिवाइड करता है उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, जो कि एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा में मिलती है।
अब नोटोकॉर्ड क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जब हम लोग कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना बस हो गया।